हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। सोशल प्रॉब्लम्स ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स मेजर हैं सारे पाकिस्तान के, जो हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक पहला प्रॉब्लम है एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस आ जाता है या एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आप सबको पता होना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान है क्या, कॉजेज़ क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, और ऐसा ये सारी चीज़ें हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, रीजंस ऑफ द एनर्जी क्राइसिस देखते हैं। आगे हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला इशू जो है ना, सबसे मेन जो एनर्जी क्राइसिस के साथ पैरेलल में वर्ड यूज़ होता है, एंड दैट इज सर्कुलर डेप्थ। हम सर्कुलर डेप्थ के ऊपर आगे पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनर्जी क्राइसिस के अंदर ही डिस्कस करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ऑयल डिपेंडेंसी कह लें इसको। ठीक है, हम इसको देखेंगे किस तरीके से ये है, आगे देखते हैं। सही है। फिर आ जाता है प्रोविंशियल प्रेजुडिसेस आ गए, वाटर शॉर्टेजेस आ गई। ठीक है, पावर वेस्टेज आ गया, जो कि हमारा पावर थेफ्ट के अंदर आ जाए। थेफ्ट अलग है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो गया, एक्सेलरेटिंग डिमांड हो गई, मिनिमल रिसर्च हो गई, एंड ट्रांसमिशन लॉसेज आ गए। दीज आर ऑल द मेन कॉजेज या रीजंस बिहाइंड द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। इनको हम एक एक करके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू ओवर द टॉपिक। अच्छा, अब इनके मेजर्स हम क्या ले सकते हैं, हम फिलहाल एक शॉर्ट टर्म आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इमीडिएट आपके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि आप रेंटल पावर प्लांट में एनर्जी क्राइसिस, रेंटल पावर प्लांट लगा लें, जिससे आप अपने एनर्जी क्राइसिस को टैकल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टेबल करें, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से भी आपकी पावर जो होती है एनर्जी क्राइसिस ओवरकम होता है। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करेंगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रूम करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर की सबसे जो हमारा वीक पॉइंट है वो यही है, जो कि हमारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स काफ़ी सारी मैंने डिस्कस की हैं अपने इकोनॉमी वाले सीरीज़ के अंदर। उसमें रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि आपकी सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी होनी चाहिए टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटिंग कमर्शियल सप्लाई आवर्स। कमर्शियल जो सप्लाई आवर्स हैं, आपने देखा है हमारा पीक लोड जो होता है ओवरऑल, वो अगर सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर थोड़ा डिक्लाइन होता है, और फिर शाम के टाइम इससे भी ज़्यादा पीक पे चला जाता है। और जब ऑब्वियसली मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर पीक पे जितनी पीक डिमांड होगी उस हिसाब से आपको जनरेशन कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जो जनरेशन पावर प्लांट्स होते हैं ना, दैट वर्क एफिशिएंटली अंडर बेस लोड, जो कि सस्टेनेबल लोड जा रहा होता है उसका बेस लोड कहते हैं। अगर उतना रहेगा तो एफिशिएंट पावर प्लांट रन होंगे। ये नहीं कि अगर एक दफ़ा पूरे दिन में 1 घंटे के लिए पीक आवर आता है और बाकी टाइम सारों में एनर्जी सप्लाई कम होती है, तो उसकी वजह से वो नुकसान वाली चीज़ है। तो इसलिए हमें सप्लाई आवर्स जो होते हैं ना कमर्शियल के, उसको लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम आपके पीक आवर्स पे चला जाता है। ये इमीडिएट स्टेप्स हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म स्टेप्स। शॉर्ट टर्म स्टेप्स क्या हो सकते हैं, रिवाइविंग नॉन फंक्शनल पावर प्लांट्स को आप रिवाइव करें। ठीक है, जो कि इनकैपेसिटी चल रही है, जिनके इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको ओवरकम करके और उनको रिवाइव किया जाए। नेक्स्ट इज़ रीवैम्पिंग द ट्रांसमिशन सिस्टम को आप रिवैम्प करें। ऑब्वियसली ट्रांसमिशन लॉसेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो इसी तरीके से आएगा। थर्ड कोल प्रोजेक्ट को एफिशिएंट कंप्लीट करें, और उसकी वजह वो बहुत इसी पैक के अंडर आते हैं, थर्ड कोल पावर प्लांट्स, उनको रिवाइव, उनको कंप्लीट करें। फिर IPA गैस ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है आपकी, उसको रिवाइव करें और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ शिफ्ट करें। लॉन्ग टर्म में आ जाता है फॉरेन पॉलिसी, कंफर्मिंग फॉरेन पॉलिसी एंड एनर्जी नीड्स को हम फॉरेन पॉलिसी में अपने रिफ्लेक्ट करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी ज़रूरी है, डैम्स बनाने की ज़रूरत है जिससे हम हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं और थेफ्ट को ओवरकम कर सकते हैं। ये तो हमने एक ब्रीफ पिक्चर पढ़ी है, आगे हम डिटेल में देखते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। पाकिस्तान फेसेस अ मेजर सोशियो इकोनॉमिक प्रिडिकेमेंट ड्यू टू द लिंगरिंग एनर्जी क्राइसिस बिकॉज ऑफ इनएप्ट पॉलिसीज, वाइडनिंग डिमांड सप्लाई गैप, एंड ineffective energy management. ठीक है, to fix this issue, bridging the supply demand gap, finding new methods to produce cheap affordable electricity and reducing pragmatic policies सारे इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, करंट सिनेरियो मैंने जैसे कि बताया, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस 45% चल रहे हैं हमारे। ठीक है, अनशेड्यूलिंग डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल लोड शेडिंग भी हो रही है। अभी पिछले दिनों कितना पीक डिमांड की वजह से, सीजनल चेंज की वजह से बहुत लोड शेडिंग हुई थी। ठीक है, हायर कंज्यूमर टैरिफ्स हैं हमारे, हमने देखा होगा जैसे वो जो ऑयल प्राइसेस को एडजस्टमेंट ऑयल प्राइसेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिल्स आए हैं लोगों के। ठीक है, एंड ओवरऑल डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को सस्टेनेबल पावर नहीं मिल रही। फिर आ जाता है इसके लीडिंग कॉजेज़ क्या हैं, कंटिन्यूस वाइडनिंग सप्लाई डिमांड गैप। ऑब्वियसली हम अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, जो कि हमारी डिमांड फ़िलहाल 26 मेगावाट तक चल रही है। ठीक है, तब 26 मेगावाट मेरे ख्याल में, और हमने अभी जो पिछला गैप चल रहा था वो 18 पे चल रहा था मेगावाट पे। तो ये सारा हमारी कैपेसिटी हालांकि 40 अबव है, 40+ मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, फिर कॉस्टली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी कॉस्टली हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑयल डिपेंडेंसी है, जो कि ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, और वो सारा ऑयल ही ऑयल गैस वगैरह यूज़ होती है, फर्नेस ऑयल हो गई, चीज़ें हो गई, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होती है। इस वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली हो जाती है।
ठीक है। सडन अमाउंट ऑफ सब्सिडीज एंड सर्कुलर डेप्थ, ये सब्सिडीज़ का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्कुलर डेप्थ का भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर डेप्थ को आगे देखते हैं। सब्सिडीज़ का ये सीन है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका सर्कुलर डेप्थ बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर आपकी एनर्जी क्राइसिस आते हैं, क्योंकि आप पेमेंट्स पूरी नहीं करते तो कभी ऑयल नहीं आ रहा होता, कभी आपके पावर प्लांट्स रन नहीं करते, वो कहते हैं हम रन नहीं करेंगे जब तक आप हमें पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है इनएफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इनएफिशिएंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो हमें पता है। ओवरकम करने के मेथड्स ऊपर देख लेंगे, लेकिन हम इसको पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, वो जो हमने कॉजेज डिस्कस किए हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट मेजर्स डू यू रिकमेंड टू एड्रेस इट, मतलब कॉजेज और सॉल्यूशंस बता देने। व्हाट एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस वाज ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रेटजी एंड पॉलिटिकल विल, ये भी हम देखेंगे कॉजेज में, जो इस तरह से रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसमें यहाँ लिखेंगे। ठीक है। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस आर ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, अब ये भी पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है तभी ये हो रहा है, हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे। खैर वो प्रॉब्लम जब हमने ऊपर पढ़ ली हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा है क्योंकि हम फर्नेस ऑयल हम एक दफ़ा ऊपर देख चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइंस के इशूज़ हैं, वो जैसे कि मैंने बताया मेजर लाइन लॉसेज अराउंड 15% विद वर्ल्ड एवरेज लेस देन 5% होती है। एवरेज 5% लॉसेज होने चाहिए, लेकिन हमारे 15% से अबव चल रहे हैं। सही है। एक लाहौर में टियारी ट्रांसमिशन लाइन थोड़ी इफेक्टिव है क्योंकि वो HVDC के ऊपर है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, हाई वोल्टेज DC डायरेक्ट करंट के ऊपर है। वैसे AC के ऊपर चल रही है हमारी सारी ट्रांसमिशन लाइंस। फिर आ जाता है ओल्ड लाइंस कैन नॉट सपोर्ट दी एडिड कैपेसिटी, जो कि वही बताया ट्रांसमिशन लाइन के जो इशूज़ हैं वो डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ये कॉजेज ही हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैनेजमेंट इशूज़ एंड सर्कुलर डेप्थ क्या है, सर्कुलर डेप्थ को आगे देखते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ पेमेंट्स हम नहीं देते, इसकी वजह से सर्कुलर डेप्थ बढ़ जाता है। पावर थेफ्ट होती है, ठीक है। पावर जो चोरी होती है ऑब्वियसली उसकी वजह से रिकवरी नहीं होती बिल की, जब रिकवरी बिल की नहीं होगी तो आपको पेमेंट्स कौन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट करेगी तो इस तरह वो सर्कुलर डेप्थ बढ़ता है। वो साइकिल हम विशियस साइकिल आगे जाके डिस्कस करते हैं। लूप होल्स बिटवीन वापडा एंड NTDC की जो लूप होल्स हैं, करप्शन चल रही है, वो रिकवरी नहीं कर पा रही है, सारे इशूज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे डिस्कोस को, ट्रांसमिशन लाइन्स को, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट इशूज़ में आ जाती हैं। ड्यू टू द रेड टेप एंड करप्शन, देखा ये वाला सीन एग्जांपल ऑफ के इलेक्ट्रिक आप देख लें, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक को कोई काउंटेबिलिटी नहीं चल रही इनकी, ठीक है। एनवायरनमेंट का जो मैंने बताया कि 0.08% ऑफ वर्ल्ड इमिशंस हम लोग करते हैं और 7th ऑन द मोस्ट इंडेंजर्ड, अब तो 8th पे चल रहे हैं हम। नीड टू इंक्रीज फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना एक हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे 60 से 64% जो हमारी जनरेशन हो रही है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के ऊपर हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन इशूज़ हैं कि 2 मेजर डैम्स हैं, सिर्फ डैम्स ही कोई नहीं बने हुए हमारी, ठीक है। सर्कुलर डेप्थ को भी हम देखते हैं, यहाँ हमने सॉल्यूशंस बताए हैं काफ़ी सारे, ठीक है। वो पीछे भी वही वाले बताए थे, मेन इशूज़ यही हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी सी कैटेगराइजेशन करके पढ़ लेते हैं कि हमारा असल में इशू है क्या। इशू क्या है, सबसे पहले अगर एक हेडर मेन बना दें, इफेक्टिव प्लानिंग का क्या इशू है। देखें, प्लानिंग के इश्यूज़ के अंदर आ जाता है प्लानिंग फेलियर ऑफ IPPs का, जो हमारा एग्रीमेंट लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो हमने फ्लॉड एग्रीमेंट्स किए ना IPP से पहले, तो इशू ये है हुआ क्या, हमने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर दिए और हमने कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर एग्रीमेंट्स किए। ये थोड़ा टेक्निकल लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि कैपेसिटी पेमेंट्स ये होता है कि जितनी कैपेसिटी आपने लगाई है, जितनी आपने मिसाल के तौर पे 10 मेगावाट का प्लांट लगाया है, तो हम इसकी पेमेंट करेंगे जो कि आपने इंस्टॉलेशन कैपेसिटी लगी हुई, इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, फिक्स चार्जेस लगाए हैं उसके, ठीक है। अब मसला ये होता है कि आपको बंदा पूछे कि क्यों गवर्नमेंट को क्या इश्यूज़ हैं, क्यों इस तरीके से वो कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट्स क्यों किए, तो इसके पीछे थोड़ी सी टेक्निकल रीज़न है, एंड दैट इज़ कि यार जब आपकी डिस्कोज वगैरह रेगुलेटरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है ना, कि हमारी जो डिस्कोस कंपनी है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसकी मोनोपोली चल रही है, एंड दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि एक हमारी स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि बिजली वगैरह सारी स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है, और हमारी लाइंस, ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में होती है। अच्छा, अब जब वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड गवर्नमेंट के हाथ में होगी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मैंने लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन साइड अगर गवर्नमेंट के पास होगी, तो जो जनरेशन कैपेसिटी है वो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आके इंस्टॉल करता है तो दैट नीड्स अ गारंटी कि भाई आप हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं उसकी पेमेंट हमें करेंगे। ऐसा ना हो ना कि आप हम कैपेसिटी तो इतनी की लगा रहे हैं और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही हो, तो हमारी जो बाकी अगर 5 मेगावाट की आपकी डिमांड चल रही है और बाकी 5 मेगावाट की हमारी रिकवरी नहीं होगी, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते ना, वो तो कैपेसिटी, वो तो आपके प्राइवेट IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको समझने की ज़रूरत है कि उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर हमारी जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी हमने लगाई है उसके हमें चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने हैं, इसीलिए फिक्स कैपेसिटी चार्जेस होती है, इसको कैपेसिटी पेमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि एग्रीमेंट्स इस तरह के हमने किए। फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का इशू चल रहा है कि उसमें से बहुत मतलब मैनूवरिंग की गई उसके पैसों के अंदर, ठीक है, और वो सारी जो पेमेंट्स हैं हमें वो डॉलर्स में करनी है। एक और ये भी इशू है कि वो जो पेमेंट्स का इशू हमने उसके साथ सेटलमेंट किया ना एग्रीमेंट्स के, वो डॉलर्स में किया, ये भी एक इशू है। ये हमने प्लानिंग फेलियर हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ पहला पॉइंट, ठीक है। पीछे हमने काफ़ी डिस्कस की हैं चीज़ें, लेकिन अभी हम उन्हीं को दोबारा हेडर्स के अंदर एक्सप्लेन करें डिटेल के अंदर।
ठीक है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई उन एग्रीमेंट्स की, ठीक है, और प्रॉपर बिडिंग भी नहीं हुई उन सारे सिस्टम, उन सारे एग्रीमेंट्स वगैरह की, और ओवरऑल जिनको देने थे उनको दे दिए चाइनीज़ या जो भी हमारे आए थे। नेक्स्ट इशू इज़ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर जेनकोस, जो कि अभी मैं बता रहा था कि जेनकोस जो जनरेशन कैपेसिटी जो सेक्टर्स है ना, पब्लिक की जो जनरेशन है, जनरेशन प्लांट्स हैं, जो जनरेशन डिस्कोज हैं, जो कंपनीज हैं, वो इनएफिशिएंट हैं। क्यों? 39% जो आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उनकी सिर्फ 39% है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर कम से कम 60-70% उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होती है, और पाकिस्तान के अंदर 39% ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है। इट्स टू मच लो, बिहाइंड थ्रेशोल्ड कह लें इसको। अच्छा, मेंटेनेंस इश्यूज इसके बहुत ज़्यादा आते हैं, जिस वजह से ये आपकी मैंने बताया ना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कम होती है। इसके अंदर ऑपरेशन मेंटेनेंस के सारी चीज़ें इन्होंने मतलब इनएफेक्टिव इसलिए चल रही थी क्योंकि रिप्लेसमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसी को चला रहे होते हैं, और उसकी वजह से उसका आउटपुट वैसे जनरेट नहीं होता जैसे जनरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इशू इज़ शॉर्टेज ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो लॉसेज ज़्यादा हैं, और उनकी इनफेक्टिव मतलब हर जगह पे पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, लॉस होता है हमारा 12 मेगावाट, किलोवाट का मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, मेगावाट होगा, किलोवाट कैसे होगा, 12 मेगावाट का लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है 231 बिलियन रुपीज़ पर ईयर। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, कि इसकी वजह से हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट इज सब ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स। सब ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स का मैंने सीन ये बताया था, जैसे मैंने पीछे बताया, हमारी थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो 40% हमारी सिर्फ इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर चल रही है। ठीक है, फिर LNG RLNG 23% है, कोल 13.0% है, फर्नेस ऑयल है, और ऑयल 7.4% है। हमारा वैसे तो 64% जो है ना थर्मल के ऊपर चलता है, ओवर थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो सारे। आपके एनर्जी मिक्स का हमारा इशू है कि उसकी एनर्जी मिक्स का मैंने जो बताया ना ऑयल डिपेंडेंसी का इशू है, कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो एनर्जी प्राइसेस शूट करेंगे, और ये वाला पॉइंट जो हम पीछे पढ़ते आ रहे थे कि ऑयल डिपेंडेंसी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो इसी सारी चीज़ें के अंदर आता है। सब ऑप्टिमल एनर्जी मिक्स के अंदर आता है ऑयल प्राइसेस, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप यहाँ लिख रहे हैं हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। ये पहला इशू जो मेन इशू है, उसके 4 इशूज़ बेसिकली हमने इसमें डिस्कस किए हैं जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है। The next issues are related to the subsidies and pricing strategies। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया सब्सिडीज़ का अलग हेडर होना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक फैक्ट बहुत मेन इशू है, इस वजह से आपको उसको अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला, हम सब्सिडीज़ देते हैं डिस्कोस को 55% डोमेस्टिक और 20% इंडस्ट्रियल यूज़र्स को हम सब्सिडीज़ देते हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हम देते हैं जिसमें ट्यूबवेल्स वगैरह गवर्नमेंट लगा के देती है, सही है, वो उसकी पेमेंट्स वगैरह नहीं होती। ठीक है, कैन इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करा सकती है। डिले इन टैरिफ डिटर्मिनेशन। अब सीन ये है कि हमारी जो टैरिफ्स हैं ना, वो भी एक तो पेमेंट नहीं होती उनकी, और वो कंप्लीट तरीके से हम उसको कलेक्शन नहीं कर पाते, तो ये आपका आ जाता है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ और सब सब्सिडीज़ के अंदर आ जाता है। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो मैंने आपको पहले बताया ना कि रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही। रेवेन्यू जनरेशन का मतलब ये है कि जो बिलिंग आप कर रहे हैं वो बिलिंग पूरी आप कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो हम आगे देखेंगे कलेक्टिव कहाँ से नहीं हो रही, गवर्नेंस इश्यूज़ के अंदर हम देखेंगे कि वो हमें मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तीसरा आ जाता है मैनेजमेंट एंड इनएफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेन। अब जो हमारे सप्लाई चेन का इशू है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। उसके अंदर सबसे पहला आ जाता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। हमारी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वही लो है, जो कि मैंने बताया जनरेशन कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें हम फिलफिल नहीं कर पाती। लैक ऑफ स्किल नहीं है हमारी जेनकोज में, हम कोई पावर प्लांट भी सही से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। अब तो फिलहाल चाइनीज़ आगे लगा रहे हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कमर्शियल इन एफिशिएंसीज़। कमर्शियल एफिशिएंसीज़ के अंदर का सीन ये है कि एग्रीकल्चर का इशू है। ठीक है, मस्जिद को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एग्रीकल्चर की जितनी प्रोडक्शन होती है वो एनर्जी क्राइसिस, उसके ऊपर एनर्जी फ्री एनर्जी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कब जो कमर्शियल हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पूरी नहीं हो रही। फिर आ जाता है गवर्नेंस इशूज़। गवर्नेंस इशूज़ 3 लेवल के ऊपर है, नेशनल, प्रोविंशियल, कॉर्पोरेट लेवल पर। ठीक है, देखिए गवर्नेंस के इश्यूज़ के अंदर क्या होता है कि हमारी पॉलिसीज एक तो लॉन्ग टर्म नहीं होती। ठीक है, सबसे ये जो हमें सर्कुलर डेट पड़ा ये कंप्लीट पूरा नहीं हो पा रहा होता। इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट सब्सिडीज़ हम जो देते हैं। ठीक है, नॉन सेटलमेंट ऑफ इशूज़ आ गया, डिले इलेक्शंस वगैरह आपके इसके अंदर आ गए। ठीक है, फिर रेगुलेशंस आ गई। ठीक है, कि रेगुलेशंस आपके वो सही से नहीं होती, जिसमें नॉन ऑटोनोमस की आपका नेपरा वगैरह का इशू है कि उसको हमने एम्पावर नहीं किया हुआ। और वो जो अभी मैं बता रहा था कि किस तरीके से प्रोविंशियल लेवल पे इशू है कि आपने बलूचिस्तान पूरे का जो है ना रेंट, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स किया हुआ है जो कि 4,000 रुपये है, मतलब वो अब यूज़ करें जितना मर्जी यूज़ कर लें, उन्होंने 4,000 पेमेंट करनी है। तो ये सारी जो इनएफिशिएंसीज़ हैं इनकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस आ रहा है और एनर्जी के इशूज़ चल रहे हैं, ये जो हमने डिटेल में डिस्कस किए।
ठीक है। अब सॉल्यूशन के लिए आप वैसे तो इन्हीं की चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस फिस्कल ईयर 2021 के अंदर 17% रहे हैं नेपरा के हिसाब से। 17% बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। वैसे तो मैंने बताया 15% से अबव चल रहे हैं हमारे, तो 17% 2020-21 में ट्रांसमिशन लॉसेज हमारे चल रहे थे। ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन यही बता सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसमिशन लाइंस को रिवैम्प करने की जरूरत है। हम पीछे इस चीज़ की डिटेल्स देख सकते हैं, देख के आ चुके हैं। लूप होल्स इन दी रेवेन्यू कलेक्शन, वही जो अभी रेवेन्यू कलेक्शन बताया कि बिलिंग सिस्टम इनफेक्टिव है हमारी, उसको सही करने की जरूरत है। मैनेजमेंट इश्यूज बिटवीन एनटीडीसी एंड वापडा के ना मैनेजमेंट के भी इश्यूज चल रहे होते हैं कि वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते सही से, ट्रांसमिशन लाइन्स को भी नहीं कर पाते, डिस्को इसको भी नहीं कर पाते। ठीक है, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिजीनियस रिसोर्सेज को हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे कंट्री के अंदर अपने रिसोर्सेज हैं, कोल के और सारी गैस के, उसको हमें को डिस्कवर करें और फिर उससे जनरेशन करें। फिर आ जाता है रिडक्शन ऑफ सर्कुलर डेप्थ एंड कैपेसिटी पेमेंट्स। यही अभी जो हम आगे डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू, सर्कुलर डेप्थ का इशू, इसको कम करने की ज़रूरत है। और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, वही हमारे पेमेंट्स की रीएडजस्टमेंट की जाए। ठीक है, फिर आ जाता है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी नहीं होती। शॉर्ट टर्म जो गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है 5 साल, उसी के अंदर आके वो अपने नए नए प्लान लॉन्च कर देते हैं, जो कि एक गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है, फिर आ जाता है रीयूटिलाइजेशन दी एजिंग इक्विपमेंट। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे इक्विपमेंट एज हो रहा होता है ना, हम उसको यूटिलाइज नहीं करते सही तरीके से। हमें क्या करना चाहिए, उनको इफेक्टिवली रिपेयर करके रिवैम्प करके यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने शॉर्टेज को फिल कर सकें। फिर आ जाता है रिडक्शन ऑफ द थेफ्ट एंड पेमेंट। हम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं इसके ऊपर और थेफ्ट वगैरह को रोकने की कोशिश करें, और ये करप्शन को भी टैकल करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के बंदे ही हैं वही आके ये चोरी करने में मदद करते हैं। फिक्स्ड उन्होंने पेमेंट्स लेनी शुरू कर दी होती हैं, और एक कुंडा दिया होता है जो कि चोरी हो रही होती है सारी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। फिर आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्केल डैम्स बनाने की ज़रूरत है, जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया है। वाटर वाले केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो जो 13 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और 11 प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन चल रहे हैं, जिसकी वजह से 21 मिलियन एकड़ फीट जो है ना आपकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जो कि आप फ्लोइंग वाटर को रोक सकेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशंस वगैरह हो गए। हमने नीचे क्राइसिस डिस्कस कर लिया, ओवरऑल प्रॉब्लम्स देख लिए, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, ओवरकम कैसे करना है ये तो हमने, वही नीचे चीज़ें सेम है, सही है, 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। और नेक्स्ट हम लेक्चर में ना सेपरेट सर्कुलर डेप्थ को पढ़ लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।